सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन क्लास 12 सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो लास्ट यूनिट है दैट इज यूनिट 2। ये जो है लास्ट टॉपिक है और लास्ट यूनिट है जहाँ पे हम लोग बेसिस ऑफ ओवरहेड ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है हम लोग का कॉस्टिंग का सिलेबस कंप्लीट और टैक्सेशन का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। टैक्सेशन का जो आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो तो हम ऑलरेडी आप लोग को पूरा करवा ही दिए, तो वो तो समझ लीजिए आप लोग का कंप्लीट ही है। तो और आप लोग का कोई भी टेंशन और नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का, याद रखिएगा। ये हम लोग का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा के पूरा यूट्यूब में अवेलेबल भी करवा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये वाला जो यूनिट है इसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन और दूसरा जो है देखिए ये वाला इंट्रोडक्शन, कॉस्टिंग का मेथड और रेन्यूमरेशन तो सबके पास है। इंट्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, इंट्रोडक्शन में तो थ्योरी उतना समझ नहीं है, इसमें मेरा नोट्स भी है और चैप्टर है। उसके बाद प्राइमरी में इसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी नोट्स एंड चैप्टर दोनों आएगा, ठीक है ना। नोट्स मेरा खुद का जो हैंड रिटन नोट्स है जो स्टूडेंट लोग लिखा है वही वाला आप लोग को मिलेगा भी। अब देखो ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड है, इसका अगर इसमें मान लो मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास तो हमको लग ही जाएगा। ये वाला छोटा चैप्टर है इसको कंप्लीट करने में, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। तो 2 में से ये वाला वीडियो का सिर्फ पहला ही क्लास जो है, ये जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड, इसका इंट्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग 2 पोर्शन है। सिर्फ इंट्रोडक्शन का जो डे 1 आज का वीडियो है ये यूट्यूब में रहेगा, सेकेंड वाला और मैन्युफैक्चरिंग यूट्यूब में नहीं रहेगा, वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट के लिए रहेगा। क्योंकि जैसे हम आप लोगों को स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किए थे कि हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर फुल यूट्यूब में रहेगा। तो कॉस्टिंग का मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन का 8-9 क्लास पूरा यूट्यूब में है, सम्स, थ्योरी, ईयर क्वेश्चन पूरा। उसी तरह कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में सिर्फ एक ही चैप्टर मतलब हाउस प्रॉपर्टी का डे 1 का ही वीडियो था, क्योंकि कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन को ऑलरेडी हम मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन अपलोड कर दिए थे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यूट्यूब में रहेगा, इसके बाद वाला वीडियो यूट्यूब में नहीं रहेगा। तो आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए ताकि आप लोग को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का पूरा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन हम लोग दिसंबर खत्म होने से पहले पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, एकदम श्योर शॉट विद गारंटी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड। तो देखिए एक बार इसके गो थ्रू अगर कर ले तो आपको ये वाला चीज़ को याद रखना है कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का ये वाला जो टॉपिक है कितना मार्क्स का आएगा, तो देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं सर ये कितना मार्क्स का आएगा। देखिए ये 10 मार्क्स का आएगा। कितना आएगा? ये 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक से हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इंट्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा। अब ऑब्वियस बात है उसमें 2 मार्क्स वाला भी रहेगा, 3 मार्क्स वाला भी रहेगा, 5 मार्क्स वाला भी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग के सिलेबस। इसमें हम लोग का पढ़ना क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पे भी सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, फंक्शन एंड बिहेवियर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड प्राइम कॉस्ट। बस इतना हम लोग को पढ़ना है, तो 2 दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे। और जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है उसको हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, 2 या मैक्सिमम 3 क्लास से ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर ओवरहेड का मतलब क्या होता है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड। ओवरहेड होता क्या है सर, पहले हमको ये समझाइए। देखो कॉस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो
इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो सम टोटल है, जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सबको अगर टोटल कर देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ओवरहेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड कॉस्ट? ओवरहेड कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है? तो यहां पे दिया हुआ भी है व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट। Overhead cost may be defined as the sum total of all the indirect costs, that is indirect material, indirect labor and indirect other expenses। ठीक है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर, प्राइम कॉस्ट के बाद जो भी कॉस्ट है, एनी एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड। अब देखिए, अगर आप लोग कॉस्ट शीट पढ़े होंगे क्लास 11 में तो उसमें आप लोग को याद आया होगा प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री, फिर तुम्हारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब कॉस्ट जो है ये सब ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे आप नज़र आता होगा आपको, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ये आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। और दूसरा है इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, पहले ये थोड़ा समझा दीजिए ना। चलो बाबू आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। देखो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है, ऐसे समझो, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसको हम लोग कोई भी प्रोडक्ट के साथ इजीली एसोसिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसके बिना, जिसको खर्च किए बिना फिनिश गुड्स बनाना पॉसिबल नहीं है एंड विच कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि हम ये स्वेटर पहन के, स्वेटर बनाने में ये कपड़ा लगा है ना, एक मजदूर इसको सिलाई किया होगा, तो ये जो कपड़ा का जो मटेरियल है और जो मजदूरी जो सिलाई विलाई किया है जो टेलर, ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? उसके बिना मेरा ये वाला स्वेटर बनता नहीं। बट सर जो कारखाना में ये स्वेटर बना होगा वो कारखाना में तो एक वॉचमैन भी होगा, क्लीनर भी होगा, वहाँ का कोई अकाउंटेंट होगा, वहाँ का कोई मैनेजर होगा, वो लोग का भी तो सैलरी एंड एक्सपेंसेस लगा होगा जो इसके कॉस्ट में ऐड होगा। हाँ सर लगा होगा। वो सब जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। वो सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में एसोसिएटेड नहीं है बट लगा तो प्रोडक्ट के ऊपर ही है। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट विच कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड इन अ प्रोडक्ट, जिसके बिना प्रोडक्ट तैयार हो ही नहीं सकता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब होता है ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है ना? अब देखो डायरेक्ट कॉस्ट का 3 कैटेगरी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट फिर फर्दर ब्रेक हो जाता है, कौन सा बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। अगर आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को ब्रेक करोगे तो 3 तरह का है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट को ब्रेक करोगे तो होगा प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड वर्क ओवरहेड। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इनडायरेक्ट कॉस्ट को ब्रेक करोगे तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर का समरी इस पेज में है। ठीक है ना? पूरा चैप्टर का समरी आपको इस पेज में मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया सर, ओवरहेड का मतलब ओवरहेड कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है?
अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट का क्या फीचर है, दो इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट हम लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1, नॉट आइडेंटिफिएबल, मतलब ओवरहेड कॉस्ट को आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम आप लोग को बोले ना भाई, ओवरहेड कॉस्ट को इजिली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, ये इनडायरेक्ट इन नेचर रहता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या कॉस्ट यूनिट से या कॉस्ट सेंटर से डिफिकल्ट है। ये कॉमन कॉस्ट रहता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट का कॉमन कॉस्ट। जैसे कि देखो, एक स्कूल है, अब एक स्कूल में एक अकाउंटेंट है, पियून है। अब जो पियून है, अकाउंटेंट है, दरवान जी है, वॉचमैन है, ये लोग तो पूरा स्कूल के लिए। तो हम बोल सकते हैं क्या इसका जो सैलरी है ये साइंस का डिपार्टमेंट में जाएगा या कॉमर्स का डिपार्टमेंट में जाएगा? नहीं सर, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो पूरा स्कूल के लिए काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉमन कॉस्ट रहता है, नॉट डायरेक्टली चार्ज। इसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, शेयर इन द टोटल कॉस्ट। लेकिन ओवरहेड कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट का पार्ट बनता है, टोटल कॉस्ट में वो भी ऐड हो जाता है ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है ओवरहेड कॉस्ट का? पहले सर इंक्रीजिंग शेयर। अभी देखा गया है ना, एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के ग्रोथ के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं ना कि ओवरहेड कॉस्ट जो है ना ये भी वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। ओवरहेड कॉस्ट भी क्या हो रहा है? वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। विद द ग्रोइंग एडवांसमेंट of mechanization and automation, there has been a noticeable and gradual increase in the share of overhead in the total cost. क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी को संभालने का जो कॉस्ट है वो ओवरहेड है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ ओवरहेड कॉस्ट भी जो है बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ऑटोमेटिक मशीन्स, टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत हाई है और जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जिसको रिपेयर करने का कॉस्ट बहुत हाई आ जा रहा है। तो इस वजह से ओवरहेड कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। टोटल कॉस्ट में ओवरहेड का कॉस्ट जो है, ओवरहेड का जो पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन, ओवरहेड नॉट ओनली इंक्लूड इन फैक्ट्री, इट ऑल्सो हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, ओवरहेड सिर्फ फैक्ट्री का मशीन और इक्विपमेंट में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एडवर्टीजमेंट का खर्च बढ़ रहा है। सेलिंग एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स लग रहा है, बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर लोग का एडवर्टीजमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? दीज आर ऑल इंक्रीजिंग दी ओवरहेड कॉस्ट। So it is not only related to function, it is not only related to or limited to factory. ओवरहेड कॉस्ट जो है वो सिर्फ फैक्ट्री तक लिमिटेड नहीं रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ गया है। एज द फर्म ग्रोज लार्ज, जैसे जैसे कंपनी बड़ा होगा, ओवरहेड कॉस्ट इन ऑल दी अबव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ओवरहेड बढ़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी ओवरहेड बढ़ेगा। और प्रेजेंट डे में तो पता है भाई मार्केटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट एक मेजर कॉस्ट बन गया है प्रोडक्ट का। अभी देखो, अगर हम अपना वीडियो को यूट्यूब में नहीं डालते तो तुम लोग, मेरे पास ऑफलाइन में 30, 35, 40 बच्चा था तो नहीं रहता, क्योंकि हम एडवर्टाइज किए, अपना प्रोडक्ट को डाले, अपना टीचिंग को यूट्यूब में डाले, तो बहुत सारा लोग देखा। जब बहुत सारा स्टूडेंट देखा तो उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट इनरोल हुआ ऑनलाइन। अब ये सब में तो खर्च जाता है ना भाई, को सेटअप करना पड़ा, मेरा वक्त गया, मेरा टाइम गया, ठीक है। पैसा तो बहुत कम ही लगा है क्योंकि अभी हम अपनी से पूरा मैनेज कर रहे हैं, बट फिर जब हम लोग जैसे जैसे ग्रो करेंगे मेरा कॉस्ट भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवरहेड कॉस्ट बन गया है आज के वक्त में। अच्छा, स्पेशल नेचर का मतलब क्या होता है? ओवरहेड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। मतलब ओवरहेड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी या डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए नहीं खर्च किया जाता है, ये ओवरऑल पूरा ऑर्गेनाइजेशन या पूरा डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो, इस वजह से ओवरहेड कॉस्ट इनकर किया जाता है। ओवरहेड देयरफॉर कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। तो ओवरहेड कॉस्ट को एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट से एसोसिएट कर देना सही नहीं है।
मोस्ट ऑफ द ओवरहेड आर अलॉटेड टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपॉर्चमेंट। तो ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। और ये अपॉर्चमेंट हम लोग जो सेकेंड पार्ट है ये चैप्टर का मैन्युफैक्चरिंग, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे सीखेंगे। वहाँ पे भी हम लोग सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे क्योंकि सेकेंडरी हम लोग के सिलेबस में नहीं है। डिटेल में आप लोग जब बीकॉम में रहोगे या सीए सीएमए करोगे, जो सीएमए करेगा उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये तो डिटेल में तुम लोग करोगे और इतने अच्छे से करोगे सीएमए में कि हमसे ज़्यादा बेटर वे में सीख जाओगे। फिर तुम लोग हमको सिखाओगे सर ऐसे होगा वैसे होगा, जब तुम लोग और ज़्यादा बेटर वे में ये चले जाओगे। तो एट द एंड ऑफ दिस अपॉर्चमेंट प्रोसेस ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कुछ बेसिस होता है जिसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, वो सब हम लोग जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंक्रीजिंग शेयर रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन और स्पेशल नेचर। अच्छा, ओवरहेड कॉस्ट हम लोग देख रहे हैं ना सर बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में ही बोले कि ओवरहेड कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या है। अगर ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कंपनीज या फर्म जिसका ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो बहुत इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट का मतलब वो काम सही से नहीं कर पा रहा है, वो काम सही से नहीं कर रहा है। तो क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन काम सही से, उसमें एफिशिएंसी अच्छा नहीं है। नहीं, ये हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं सर, ऐसा क्यों रोक है बोलने के लिए, तो देखते हैं क्यों रुका हुआ है, क्यों रोक है। These days we find that overhead expenses are increasing in every organization। हर ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो हम ऑलरेडी बताएं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना, ऑटोमेशन आ गया है, तो इक्विपमेंट्स मशीनरी का रिपेयर्स मेंटेनेंस का कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। Some people may have feeling that high overhead cost are indication of inefficiency। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर ओवरहेड कॉस्ट बहुत हाई है तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनएफिशिएंट है। नहीं दादा नहीं, ऐसा नहीं है। बट दिस इज नॉट करेक्ट। हाई ओवरहेड कॉस्ट डू नॉट इंडिकेट इनएफिशिएंसी। हाई ओवरहेड कॉस्ट हमेशा इनएफिशिएंसी नहीं दिखाता है अगर इफ इट इज अकम्पोनिड बाई नंबर वन लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है या मास में गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है तो भाई ओवरहेड कॉस्ट हाई ही रहने वाला है, ठीक है। दूसरा इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर आपका वर्कर का एफिशिएंसी, वर्कर का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, अगर वर्कर का एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है और वर्कर का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है तो ओवरहेड कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरा क्या बोलो यस कि एफिशिएंसी घट रहा है। लेस ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अगर कोई काम को करने के लिए ह्यूमन एफर्ट कम लग रहा है और ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू, इक्विपमेंट्स के थ्रू काम हो रहा है तो जाहिर सा बात है ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका इक्विपमेंट्स मॉडर्नाइज्ड है, ऑटोमेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोर डेप्रिसिएशन चार्ज ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस मेंटेनेंस में ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यूज़ ऑफ मशीनरी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये इनएफिशिएंसी का साइन नहीं है। Improved method of managerial control like work study, production control, cost and management accountancy technique may reduce the direct cost but will increase the overhead cost। आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ा दिए। आपका अच्छा सुपरवाइजर, अच्छा मैनेजर है जो वर्क स्टडी कर रहा है, मेथड स्टडी कर रहा है, टाइम स्टडी कर रहा है, प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है, ये सब हम लोग पढ़े ना सेमेस्टर 3 में, ये सब कर रहा है। अब ये सब करने की वजह से आपका डायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छे से वर्क स्टडी हो रहा है, अच्छे से मटेरियल्स कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा बढ़ेगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट फॉर एग्जांपल मान लो 50% से घट गया और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 20% से बढ़ गया तो ओवरऑल तो 30% फायदा ही हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे भले ओवरहेड कॉस्ट बढ़ा है लेकिन सर डायरेक्ट कॉस्ट तो कम हो गया है ना सर। तो ओवरहेड कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी यहाँ पे कोई टेंशन वाला मामला नहीं है क्योंकि
ओवरहेड कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ है और आपका डायरेक्ट कॉस्ट कम हो गया है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आप लोग को होपफुली कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम आप लोग को मोटा मोटी क्या समझाए सर, ओवरहेड कॉस्ट का क्या मतलब है, ओवरहेड का क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या ओवरहेड कॉस्ट बढ़ने का मतलब है इनएफिशिएंसी बढ़ रहा है? नहीं सर, ये रीज़न के साथ आपको लिखना है। क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, दिक्कत का बात नहीं है। देख रहे हो ना, ये सब पूरा नोट्स है, सब तुम लोग को मिलेगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उन लोग के पास तो ऑलरेडी ड्राइव में है ही, क्योंकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट को पहले हम बोले दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है सर। एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट तो हो गया, चलो काम। ये चैप्टर में हम लोग ओवरहेड पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो कॉस्ट को अगर हम बोलेंगे क्लासिफाई करो, तो सबसे पहले आपको पूछना है सिर्फ कौन सा बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम क्लास गए, क्लास में जाके बोले बच्चे लोग अपने आप को क्लासिफाई कर लो, तो बच्चा बोलेगा ना सर कौन सा बेसिस पे क्लासिफाई करे? सर जेंडर के बेसिस पे कर ले कि लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ? सर सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का बेसिस पे कर ले कि जिसका CLPA कंप्यूटर है और इकोनॉमिक्स है अलग अलग? या सर क्या हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे कर ले कि हिंदी बंगाली अलग अलग? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता रहेगा तो ही तो आप सही क्लासिफिकेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ये क्लासिफाई ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो हम लोग के सिलेबस में कौन से बेसिस पे ओवरहेड को क्लासिफाई करना है जो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए सिलेबस में यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, फंक्शन बेस्ड एंड बिहेवियर बेस्ड। तो है तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग को सिर्फ 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो क्लासिफाई ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। ये 3 हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए ये दे दिए है बुक में, और ये अपना नोट्स में भी। तो इसको आप लोगों को स्टार्टिंग में बोले थे हम लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यहाँ अगर बोलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन, फैक्ट्री एंड वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देख लिया वही है। ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, फंक्शन एंड बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी अपने सिलेबस में नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ओवरहेड को क्लासिफाई किया जाएगा, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नंबर 3 इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड और वर्क ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। एकदम याद करके जाना है। ये वीडियो जब बंद करो तो ये वाला याद रहना चाहिए कि सर हम लोग को ऑनलाइन ही याद करवा दिए थे। ओवरहेड कैन बी क्लासिफाइड, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। चलो मेरा साथ बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ओवरहेड 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। फिर मेरे साथ बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ओवरहेड 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा, प्रोडक्शन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ओवरहेड फिर से 3 पार्ट में क्लासिफाई होगा, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। ये याद करके जाना है वीडियो के बाद।
हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके। बोले इन दिस चैप्टर वी ओनली डील विद दीज 3। तो चलिए सर आगे आते हैं। एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ये आप लोग का नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। डायरेक्ट कॉस्ट क्या जो हम एक्सप्लेन किए ना, देखो एक्सप्लेन करना बहुत सर, एक्सप्लेन तो समझ में आ गया, लिखेंगे कैसे सर? लिखेंगे ऐसे जैसे लिखा हुआ है। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? क्लासिफाई करो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट और विच आर डायरेक्टली चार्जेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। The cost which is indirectly charged in the production of product or service is called indirect cost. For example, indirect material, indirect labor and indirect expense। लिख दिए। क्लासिफाई करने बोला है, ये वाला डायग्राम बना दोगे, 3-4 मार्क्स का है, 2-3 मार्क्स के लिए बस हो गया पूरा। अब क्लासिफाई करने बोलेगा डायरेक्ट कॉस्ट को, उसको एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो देखो ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलेगा तो ये जो सर ये दिया हुआ लिखा हुआ है पूरा, देख रहे हो पूरा दिया हुआ है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बस पढ़ना होगा तुमको, पढ़ने का काम तुमको ही करना पड़ेगा। थोड़ा क्या बोले बोलो, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो पढ़ने का काम रहता तो तुम लोग बोलते सर एक काम करिए ना, 400-500 रुपये बढ़ा के ले लीजिए, हम लोग का बदली में पढ़ लीजिए ना सर। और लिखने का रहता तब तो 4-5 हज़ार सब दे देते। सर हम 5,000 रुपये दे रहे, जाके मेरा एग्ज़ाम दे के आइए ना चारों कॉमर्स का, है ना? बोलो सच में होता कि नहीं होता ये चीज़? लेकिन वही बात है, अभी तक सरकार इतना छूट नहीं दिया। कोविड में तो वैसे ही हो रहा था, सर मेरा पेपर लिख दीजिए ना, पेपर नहीं लिख दिया, मेरा सॉल्व कर दिया ना, हम कॉपी कर ले रहे। कोविड में जो सब पास हुआ है 2020-21 में ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था, सब तो वैसे ही किए। हम लोग भी बहुत सॉल्व करवाए, ऐसा बात नहीं है कि हम अपने आप को बहुत दूध का धुला बोल रहे। लिखे नहीं किसी का, अब पूरा बैच है, अभी इंतजार में। सर क्वेश्चन पेपर आ गया सर, बीकॉम का स्पेशली, 11-12 का तो ऑनलाइन नहीं हुआ था, बीकॉम का सर क्वेश्चन पेपर आ गया। हाँ सर सॉल्व करिए, हम लोग सॉल्व करते थे, हम लोग जैसे जैसे सॉल्व करते आते देते रहते, हम लोग कॉपी करते रहता बैठ के कोचिंग में एकदम ऐसे करके। तो वो भी क्या टाइम था, फ्री में ग्रेजुएशन का डिग्री ले गई हम लोग। तो देखो डायरेक्ट कॉस्ट, अच्छा ये सब हो गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ओवरहेड को क्लासिफाई किया जाएगा 3 पार्ट में, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। सर ये सब क्या है सर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का क्या मतलब है? देखो बुक से भी तुम रीड करोगे इजी है, मेरा नोट्स में तो और इजी दिया हुआ है। द मटेरियल कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली चार्ज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वो मटेरियल कॉस्ट जो एक कमोडिटी को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उस मटेरियल को बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि ये कपड़ा जो मशीन में सिलाई हुआ है, वो मशीन में ग्रीस डाला होगा, नट्स वर्ट्स लगा होगा, बोल्ट्स लगा होगा, ठीक है ना, कुछ चिपकाने विपकाने में ग्लू व्लू लगा होगा, तो ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है जो फिनिश प्रोडक्ट में नजर नहीं आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो एक कमोडिटी या प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली शो नहीं होता है। उस तरह आगे इनडायरेक्ट लेबर, तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे लिखने हैं, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स नहीं कटेगा। इसलिए देखो हम तुम लोग को बुक से पढ़ा जरूर दे, है ना, बुक से पढ़ा जरूर दे, लेकिन मेरा बीएसटीडी में भी हम वैसे, इकोनॉमिक्स में भी वैसे कर रहे हैं, इसमें भी कि आंसर लिखना कैसे है। देखो बहुत सारा स्टूडेंट समझ जाता है, लिख नहीं पाता, तो लिखना ऐसे है जैसे सर का लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी कोई स्टूडेंट ही लिखा है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, द लेबर्स who are indirectly involved in the manufacturing of a product is called indirect labor cost। वो लेबर जो डायरेक्ट अपना हाथ से प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट लेबर। जैसे कि वॉचमैन का सैलरी, सेल्समैन का सैलरी, सुपरवाइजर का सैलरी, डिलीवरी मैन का सैलरी। ये डिलीवरी मैन डिलीवर किया है, प्रोडक्ट थोड़ी बनाया है, तो ये लोग का जो एक्सपेंस है, लेबर कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। क्या है ये? इनडायरेक्ट लेबर है। उसी तरह से आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मतलब है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का? इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस का मतलब हो जाता है
वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मटेरियल और लेबर का नहीं है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, डिलीवरी चार्जेस हो गया, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है ये सब? इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। तो क्लियर हो गया बाबू? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, overhead can be classified into direct material, direct labor and direct other expenses। अब ये क्या है? डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है। तो सर ये वाला पार्ट कंप्लीट, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब है फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को पकड़ते हैं। तो जैसे कि हम ऑलरेडी बताए, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना पार्ट में क्लासिफाई होगा सर? 3, प्रोडक्शन और फैक्ट्री और वर्क और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या है? ये इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट, पता ही है, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। क्या मतलब इसका? देखो, all indirect cost incurred in discharging the production function of a manufacturing concern is known as production overhead। इन अदर वर्ड्स, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के वक्त फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट खर्च हो रहा है उसको हम लोग प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलते हैं। फिर से बता रहे, गुड्स को प्रोड्यूस करने में फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहा है वो सब प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता है। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नट्स बोल्ट्स का खर्चा, ऑयल्स का खर्चा, लेबर का खर्चा, क्या नाम है, क्लीनर का, फैक्ट्री का, ये सब जो है, फैक्ट्री का रेट, ये सब जो है प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस से जनरल मैनेजमेंट होता है, तो जनरल मैनेजमेंट में जो खर्च होता है, ऑफिस का जो खर्च है वो सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजमेंट का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा, फिर तुम्हारा जो ओवरऑल जो मैनेज कर रहा है उसका खर्चा, ठीक है, टाइम कीपिंग का खर्चा, ये सब जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाता है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या इसमें क्या क्या आएगा? इट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द सेलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। सेलिंग में जो खर्च हो रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्च, सेल्समैन का सैलरी, वेयर हाउस या गोडाउन का रेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिलीवरी वैन का जो ड्राइवर है उसका सैलरी, ये सब आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ये कॉस्ट है। गुड्स को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो खर्च है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है। ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस का विथ एग्जांपल दिया हुआ। देखो कितने अच्छे से एग्जांपल दिए हो, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट्स, स्टेशनरी, रिपेयर, कॉटन मटेरियल्स। फिर इनडायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर, टूल रूम ऑपरेटर, वॉचमैन, क्लीनर, ये सब। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, पावर एंड लाइटनिंग ऑफ फैक्ट्री, डिप्रिसिएशन। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? ऑफिस का स्टेशनरी, प्रिंटिंग का खर्चा। लेबर में सैलरी ऑफ ऑफिस क्लर्क, सेक्रेटरीज, अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स। और एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये सब। लीगल एक्सपेंस, अकाउंटिंग एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या क्या आएगा? कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, कार्ड्स, ये सब जो होता है, स्टेशनरी। इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा क्या? सेल्समैन का सैलरी, ट्रैवल एजेंट का सैलरी, ठीक है ना, ड्राइवर्स का सैलरी, ठीक है, सेल्स मैनेजर का सैलरी, टेक्निकल एडवाइज़र जो दे रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटर जो है कस्टमर का, उसका सैलरी। इसमें फिर रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ शोरूम का जो खर्च है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, आफ्टर सेल सर्विस का खर्चा, डिस्काउंट्स, ये सब जो है मेरा
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पढ़े और एग्जाम्पल्स एकदम याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? होपफुली यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, जो भी डाउट होगा हमसे आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो यहाँ तक हम लोग आज डे 1 किए हैं, पहला दिन। जो हम आप लोगों को क्या बताए हैं, यहाँ हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं ओवरहेड का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, उसका क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर क्लासिफाई ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बिहेवियर वाइज इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कर रहे कि आधा अभी पढ़ा दे आधा कल पढ़ा दे, नहीं, इसको पूरा एक्सप्लेन करने में 30-35 मिनट लग जाएगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद ग्राफ्स एंड ऑल एवरीथिंग, एंड फिर इसके ऊपर जो सम्स वाला पोर्शन है, सम्स को भी डील करेंगे। ठीक है, ये सब ग्राफ एंड ऑल जो सम्स एंड ऑल है ये सब पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्लास या तो नेक्स्ट क्लास है, 3 क्लास में तो ऑलरेडी कंप्लीट होना ही है। ये वाला लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा सबके लिए, बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। आप लोग हम लोग का पेड बैच में ज्वाइन होइए। मेरा नंबर जो है ये चैनल के अबाउट में भी दिया हुआ है, और ये है मेरा नंबर 8334835908। कॉन्टैक्ट करिए और हम लोग के साथ पेड बैच में आप लोग ज्वाइन करिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये वाला टॉपिक जो हम पढ़ाए हैं, कुछ भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो चलो, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।